हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विज्ञान विद्युत चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भौतिकी का चैप्टर नंबर 3 है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको इसका नोट्स भी मिलेगा बिल्कुल फ्री में। इसका एक भी पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा नोट्स मैं आप सभी लोगों को फ्री में देने वाला हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको ये PDF प्रोवाइड होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भौतिकी, यानी भौतिक विज्ञान को जान लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक चीजों का अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। यह आपका कक्षा 10 का विद्युत चैप्टर है। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है फिर बच्चों, ठीक समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो आता है भौतिक विज्ञान का मतलब जो विद्युत चैप्टर है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार विद्युत में जो आवेश होता है वो क्या होता है। यानी कोई विद्युत है, कोई मतलब कोई इलेक्ट्रिक करंट है, कोई करंट जा रहा है, तो वही विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है फिर बच्चों, विद्युत आवेश। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट के जरिए एक एक चीजों को क्लियर करने वाला हूँ। सारे चीजों को मैं एकदम डिटेल वाइज में बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको इसका पूरा समाधान जरूर मिल जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए, मैं इसका सरलतम रूप भी बताऊंगा। उसके पहले ये समझ लीजिए कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों के कुछ युग्म, जैसे कांच की छड़ व रेशम का कपड़ा। क्या बोला बच्चों, प्रकृति में इसके होता है संसार, जो ईश्वर की देन है उसी को प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ युग्म जैसे कांच की छड़ हो गई, लोहा वगैरह हो गया, कांच की छड़ हो गया, रेशम का कपड़ा हो गया, अथवा बिल्ली की खाल व एबोनाइट की छड़ को परस्पर रगड़ने से उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसी वस्तुओं के आवेशमय तथा इस घटना को आवेशन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, आवेशन कहते हैं। अभी तो आवेश की परिभाषा नहीं, आवेश की परिभाषा होती है बच्चों Q बराबर I/T। एकांक समय में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यह आवेश की सबसे सरलतम सबसे अच्छी परिभाषा। ये तो आपका विद्युत आवेश, उसके बारे में कि कैसे विद्युत आवेश निकलता है, कैसे प्रकृति में क्या चीजें पाई जाती, क्या चीज रगड़ने से आवेशन उत्पन्न होता है। उसके बाद में देखते हैं बच्चों, उसके बाद में आप सभी लोग कहा देखिए यहाँ पर किसी चालक पर उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी को उस चालक का आवेश कहते हैं। मतलब क्या बोला, किसी चालक पर उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है कि कमी हो रही है, तो उस चालक को हम क्या कहते हैं फिर बच्चों, आवेश कहते हैं। आवेश का सीधा फंडामेंटल फार्मूला होता है फिर बच्चों, क्या होता है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर होता है फिर बच्चों Q बराबर होता है I/T, यानी एकांक समय में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं फिर बच्चों, आवेश कहते हैं। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, पूछ लेगा कि विद्युत आवेश की परिभाषा, आवेश की परिभाषा। ये विद्युत आवेश है, मैंने गलत नहीं बताया, ये आपका विद्युत आवेश की परिभाषा है। और जो हमने बताया ये आवेश की परिभाषा Q बराबर I/T। आगे बात करते हैं फिर बच्चों आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति कैसी होती है फिर बच्चों, आवेश की प्रकृति में देखते हैं। प्रकृति में आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फिर बच्चों, प्रकृति में आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फिर बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। प्रकृति में आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कोई आपसे पूछे प्रकृति में आवेश कितने प्रकार के होते हैं फिर बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, दो प्रकार के होते हैं। कौन से, धन आवेश, ऋण। अरे भैया, आप लोग जो तार वगैरह जोड़ते हो घर पर, वो क्या होता है, एक धन सिरा होता है, एक ऋण सिरा होता है, उसी की बात की जा रही है। तो किसमें पूछा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये तो आप आसानी से बता देंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश क्या होता है, धन आवेश यदि किसी चालक पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस चालक पर धन आवेश होते हैं। यदि किसी चालक पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो चालक पर आवेश Q बराबर N+E। अब मैं बता दूं, जैसे क्या बोला, इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे E अगर प्लस होता है, अगर E माइनस होता है, तो इसमें क्या हो रही है, अगर प्लस है तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ज्यादा नहीं, उल्टा समझिए। इलेक्ट्रॉन पर प्लस है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और इस प्रकार समझ सकते हैं, अधिकता तो किसी को देगा और कमी है तो किसी को लेगा। समझ में आ गया। तो ये चीजें यहाँ पर बोला गया है, यदि किसी चालक पर उसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कमी को किससे दर्शाते हैं, इससे E+
हो तो उस चालक पर धन आवेश होते हैं। यदि किसी चालक पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी हो, n हो, तो उस चालक पर आवेश क्या होगा, q बराबर क्या हो गया फिर बच्चों, Ne होगा। क्या होगा फिर बच्चों, q बराबर Ne होगा, जहां पर E बराबर होता है 1.6 गुणे। E बराबर क्या होता है फिर बच्चों, E बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुलाम होता है फिर बच्चों, ये होता है आपका। समझ में आया। आगे बात करते हैं, अगला आपका ऋण आवेश। दो चीजें होती है ना, एक धन आवेश होता है फिर बच्चों, एक ऋण आवेश होता है। अब आखिरकार ऋण आवेश क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो वैसे तो ऋण आवेश हमने आपको समझा ही दिया है। ऋण आवेश क्या किया पर बच्चों, हमने आपको समझा दी ही दिया है। ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज का मतलब हो रही है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। ये देखिए, यदि किसी, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, यदि किसी चालक पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, भी मैंने क्या बताया, अगर E प्लस है तो ये घटता क्रम मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और E माइनस है, E माइनस है तो क्या हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। समझ में आ गया पे बच्चों, जी पे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो चालक पर ऋण आवेश आ जाता है। चालक पर क्या आ जाता है पे बच्चों, ऋण आवेश आ जाता है। यदि किसी चालक पर उसकी सामान्य अवस्था से n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो चालक का आवेश क्या होगा, q माइनस n होगा। अभी मैंने क्या बताया था, अगर n इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो, तो q बराबर प्लस n e आपने लिखा था। लेकिन क्या बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो, तो माइनस n ही हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आया। एकदम डिटेल में जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट होता तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आपके मन में जितने भी डाउट है सभी डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा प्यारे बच्चों। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिए, निश्चिंत होकर पूछिए, ठीक। उसके बाद में देखते हैं नोट पॉइंट। आपको नोट पॉइंट, ये पॉइंट जो चीजें होती है प्यारे बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा में नंबर दिलाती है। पॉइंट जो चीजें होती है बोर्ड परीक्षा में नंबर दिलाती है, तो पॉइंट को आप जरूर याद रखिए। पॉइंट क्या है, एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब मैं बता देता हूं, जैसे आपके यहाँ पर हैं, एक कोई हमने चीज ले लिया, जैसे यहाँ पर एक हमने ले लिया, इधर बॉक्स ले लिया और एक हमने इधर बॉक्स ले लिया। समझ में आ गया पर बच्चों, और इधर एक बॉक्स ले लिया, एक सेकंड, इधर हमने एक बॉक्स लिया, उसके बाद में इधर हमने एक बॉक्स लिया। ध्यान से समझिएगा वरना टाइम पे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर अगर हमने प्लस प्लस लिया, क्या लिया फिर बच्चों, एक सेकंड, यहाँ पर अगर हमने प्लस लिया और इधर भी प्लस लिया, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस प्लस होगा। तो प्लस प्लस का क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षित होता है, मतलब एक दूसरे को दूर भेजते हैं। लेकिन कहीं पर अगर हम प्लस ले लें और इसमें माइनस ले लें तो प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है। भैया देखिए, अगर लड़का हो और लड़की हो, लड़का है, देखिए एक बॉय है, क्या पे बच्चों, बॉय, यानी लड़का है और एक बॉय और है, क्या पे बच्चों, एक लड़का एक लड़का है। तो दोनों में गहरी दोस्ती का, अब भाई दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, चिपकेंगे, क्योंकि लड़का लड़का है, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर ये कहीं से बच्चों एक लड़का आ जाए एक लड़की आ जाए, तो ये दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक, तो वही चीज होता है, जब दो समान चीजें होंगी तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन जब दो विपरीत चीजें होंगी तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये नोट पॉइंट है बच्चों, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अब दो चीज होते हैं बच्चों, अचालक क्या होता है, अचालक और चालक क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ है नहीं। चालक और अचालक में बचपन से पढ़ते आए हैं कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है। तो अचालक क्या किसे कहते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित नहीं होता, अचालक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। अब मैं बता देता हूं, अचालक का मतलब समझ लीजिए प्यारे बच्चों, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। जैसे अगर सूखी लकड़ी ले लें प्यारे बच्चों, सूखी लकड़ी ले लें, सूखी लकड़ी हमने ले लिया, अगर सूखी लकड़ी को ले लें प्यारे बच्चों तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। लकड़ी में आपको अगर करंट उतरता है, लकड़ी में कहाँ करंट उतरता है, जब पानी से भीगा रहता है तभी उतरता है। आप कांच ले लीजिए, शीशा जिसको कहते हैं शीशा, कांच, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं, मतलब धारा नहीं बहता है। अगर आप पेपर ले लीजिए, कागज जिसको बोलते हैं, पेपर ले लीजिए, पेपर में भी धारा नहीं बहता, धारा शून्य होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता। अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जब में करंट जाए, जोनेम करंट जाई वो, सॉरी जोनेम करंट ना जाए वो अचालक हुआ है, और जोनेम करंट जाए वो चालक हुआ। समझ में आया बच्चों, का चाहिए था,
देखो हमारा कहने का मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, भाषा किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं मैनेज नहीं करता। आप मुझसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, भोजपुरी में पढ़ सकते हैं, सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में किस तरह आ रहा है आपको लोग कमेंट बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। फिर बच्चों समझ में आ जाए, अचालक क्या, ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित नहीं होता अचालक कहलाते हैं, लकड़ी, कांच इत्यादि। अब आगे बात करते हैं बच्चों चालक क्या होता है। आखिरकार आपने अचालक पढ़ा तो चालक भी पढ़ लीजिए। फिर बच्चों चालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है चालक कहलाते हैं। जैसे कि आप बच्चों सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा आदि है। अब मैं बता देता हूँ, चालक का मतलब होता है जिसमें धारा का प्रवाह हो। प्यारे बच्चों क्या होता है, चालक का मतलब होता है जिसमें धारा का प्रवाह होता है, और अचालक में क्या होता है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह किसमें होता है, सोने में आपको भैया दोनों करंट में छुआ दो, देखो करंट मारी, चांदी में छुआ दो, चांदी का देखिए चांदी का वायर आता है, सोने का वायर आता है, पीतल का वायर आप यूज करते हैं, तांबे का वायर यूज करते हैं। तो वायर जब यूज करते हैं तो करंट जाता कि नहीं जाता, अरे भैया वह जाता है, तो इसका मतलब वो चालक है, मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है। आगे बात करते हैं अर्धचालक क्या होता है। अब भैया चालक पढ़े हो, अचालक पढ़े हो, अब अर्ध आएगा, अर्ध माने आधा, तो आधा चालक हो आधा चालक हो। जैसे देखिए ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा अचालक दोनों के मध्य होती है, मतलब बीच में होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन दो ऐसे तत्व हैं जो प्यारे बच्चों जर्मेनियम और सिलिकॉन इनमें धारा का प्रवाह होता भी है। प्यारे बच्चों इसमें धारा का प्रवाह होता भी है और धारा का प्रवाह नहीं भी होता है। तो ऐसे चीजों को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अर्धचालक कहते हैं। आगे बात करते हैं, आगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर चालक एवं अचालक की व्याख्या। प्यारे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर चालक एवं अचालक की क्या है व्याख्या। तो यहां से देखिएगा, जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत विभव लगाया जाता है, कोई हमने चालक ले लिया, इसके सिरों पर हमने क्या लगाया, विद्युत विभव लगाया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न सेल विद्युत सेल के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं, तथा जिन पदार्थों के मुख्य इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं वह अचालक होता है। अब वही जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कोई चालक ले लिया, यहाँ पर विभवांतर बैटरी को जोड़ दिया, इसमें से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो अगर कोई वायर है, अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो वो क्या है, चालक है। अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो वो क्या है बच्चों, अचालक। वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत विभव लगाया जाता है, यानी वोल्ट यानी बैटरी लगाया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उत्पन्न विद्युत सेल को विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। भैया जब प्लस माइनस रहेंगे तो चालक रहेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, लेकिन जब प्लस प्लस रहेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है। तथा जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, मतलब धारा प्रवाह नहीं होता, तो अभी मैंने बताया जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता वो अचालक होता, तो ये चालक कहलाते हैं। ये समझ में आ गया। अब समझते हैं विद्युत विभव। प्यारे बच्चों विद्युत विभव बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। देखिएगा विद्युत विभव, देखिए विद्युत विभव होता है बी बराबर होता है प्यारे बच्चों W/Q। बी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, W/Q। W/Q होता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर हम Q बराबर 1 कर दें, Q बराबर 1 कर दें, सॉरी यहाँ पर देखिए एक सेकंड, यहाँ पर Q बराबर क्या कर दे प्यारे बच्चों 1 कर दे, तो Q बराबर 1 कर दे तो Q हट जाएगा। Q क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हट जाएगा। अरे भाई इसके बटे में 1 करोगे, 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो क्या हो गया B बराबर W, B बराबर W। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ पर B बराबर W क्या Q, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यदि Q आवेश अनंत एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत विभव कहते हैं। या ऐसे आप कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा हुआ है कि अनंत पर स्थित एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। भैया अनंत है, यहाँ से कुछ कोनो वस्तु को लेके आयो, ये कोनो विद्युत क्षेत्र हो, ये हम्मा लायो, तो ये हम्मा जब लायो तो कुछ कार्य करे हो कि नहीं करे हो, तो जो ने कार्य करे हो वह विद्युत विभव हुए। कहा हुआ प्यारे बच्चों, विद्युत विभव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव किससे कहते हैं। यहीं पर पूछ ले कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो यहाँ पर जहाँ पर आप लिखिए अनंत पर स्थित एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लिखा है, तो आप कहेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस विद्युत का विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या लिखेंगे,
विद्युत विभव की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब विद्युत विभवांतर बताने की बारी है। तो देखते चलिए मैं क्या इसमें डिफरेंस कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा कि अनंत पर स्थित एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में के है, आप यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी अलग लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु है ना, तो आप लिखेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभव विभवांतर दोनों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है तो B बराबर W अपान Q, B बराबर W अपान Q। यहाँ से B बराबर, बच्चों थोड़ा मोटा कर देता है आपको दिखे, B बराबर क्या होता है W अपान Q। W का मात्रक होता है जूल और बट्टे में क्या होता है Q का मात्रक होता है कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम। मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल प्रति कूलाम होता है। फिर बच्चों जूल प्रति क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम या वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं फिर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। फिर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, फिर बच्चों क्या होता है, फिर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अनंत पर स्थित एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। अब मैं बता देता हूँ, जैसे देखिए B बराबर क्या होता है फिर बच्चों, B बराबर होता है W अपान Q, ठीक। तो Q का मान 1 करते हैं और W का मान 1 करते हैं। जैसे देखिए फिर बच्चों B बराबर क्या है, W अपान Q, W बराबर 1 कर दें, Q बराबर 1 कर दें, तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे परिभाषा बना सकते हैं कि अनंत पर स्थित एकांक आवेश को, एकांक का मतलब आवेश हमने 1 कर दिया, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और क्या W को हमने 1 जूल कर दिया, यानी कार्य 1 जूल हो तो उसे हम क्या कहते हैं फिर बच्चों, विभव 1 वोल्ट हो तो उसे हम कहते हैं फिर बच्चों 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं विभवांतर। क्या है फिर बच्चों, विभवांतर। अब विभवांतर की परिभाषा हमने बता दिया कि विद्युत क्षेत्र के इन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है, यानी V1 माइनस V2 अपान W अपान Q होता है। अब यह है आगे विद्युत धारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। अब समझते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। विद्युत धारा की परिभाषा और उसका हम सूत्र और मात्रक सब समझने वाले हैं। तो आवेश प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। देखिए मैं बता दूं आपको, विद्युत धारा I, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था फिर बच्चों, आपने पढ़ा था I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है। I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है। समझ में आया फिर बच्चों, समझ में आ गया फिर बच्चों। I बराबर क्या होता है, Q अपान T होता है। तो विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, I बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, Q अपान T हो जाएगा। एक सेकंड फिर बच्चों I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान T हो जाएगा। अगर हम T का मान 1 कर दे, यानी समय को 1 कर दे, तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, Q। तो आप ऐसे कह सकते हैं, तो T का मान 1 हो गया, यानी एकांक हो गया, यानी आप क्या बचा कि केवल आवेश बचा। तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब उसके बाद में पहले बच्चों यहाँ पर आपने पढ़ा क्या, यहाँ आपने पढ़ा कि I बराबर होता है फिर बच्चों Q अपान T। I बराबर क्या होता है, Q अपान T। Q का आवेश होता है कूलाम, T का आवेश होता है, यहाँ पर कूलाम है, आवेश कूलाम, और इसका होता है समय। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा फिर बच्चों, कूलाम प्रति सेकंड। I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मात्रक साफ मैंने समझा दिया कैसे निकला कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उससे परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। विद्युत धारा कितनी एम्पियर कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। इसका मात्रक होता है एम्पियर। चाहे आवेश प्रति सेकंड कहें, आवेश बटे सेकंड कहें, आवेश प्रति सेकंड कहें या एम्पियर करें, बात एक ही है। वैसे धारा का मात्रक एम्पियर ही लिखा जाता है हमेशा। ठीक, समझ में आ गया। तो अब धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर होता है। आगे बात करते हैं फिर बच्चों, अगला टॉपिक है एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। एम्पियर तथा कूलाम में क्या संबंध है। तो एम्पियर जो होता है फिर बच्चों, एम्पियर यानी धारा होता है, I बराबर Q अपान T होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है। R कह सकते हैं कूलाम बराबर एम्पियर इंटू सेकंड होता है, यही संबंध है। फिर बच्चों एम्पियर तथा कूलाम में संबंध पूछे तो एम्पियर का सूत्र यानी धारा का सूत्र था I बराबर Q अपान T। चूंकि और एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है।
अब बात करते हैं ओम का नियम, जो कि 10 सालों से लगातार आ रहा है बच्चों, 10 सालों से लगातार आ रहा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर बच्चों, कितना ज्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ नहीं सकते फिर बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर बच्चों। इसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, मत इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि जानते हो फिर बच्चों ये आपका 12th में भी है। क्या फिर बच्चों 12th में भी आपको ओम का नियम पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीखते हैं ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या क्या होती है? ताप, दाब, आकार। अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती है बच्चों? दाब होता है, ताप होता है, आकार होता है, यही 3 चीजें होती है ना, आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों का विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझिएगा फिर बच्चों, एकदम डिटेल में जा रहे ध्यान से। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था के ऐसे आप कह सकते हैं, जैसे देखिए कोई भौतिक अवस्था, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में बिना कोई परिवर्तन किए उसके सिरों पर विभवांतर प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती हो, उसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है बच्चों? सिरों के बीच का विभवांतर और क्या है? धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। बी अनुक्रमानुपाती आई, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को क्या क्या होती है? ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ताप, दाब व आकार में कोई परिवर्तन किए बिना उसके सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये जो अनुक्रमानुपाती है फिर बच्चों एक नियतांक, अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे, जब बराबर का सिंबल लगाएंगे तो ये हो जाएगा फिर बच्चों अनुक्रमानुपाती के स्थान पर आ जाएगा आर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बी अनुक्रमानुपाती आई क्या होता है फिर बच्चों? यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। बी अनुक्रमानुपाती क्या होता है? आई होता है। तो जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो ये हो जाएगा बी बराबर आर आई। बी बराबर क्या हो जाएगा? आर आई, जहां पर आर एक नियतांक है। आर क्या है? नियतांक है। बस इतना यहाँ पर देखिए लिखा है, आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आर को प्रतिरोध कहते हैं। क्या बच्चों? आर को क्या कहते हैं फिर बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। अब आगे बात करते हैं विद्युत ऊर्जा के स्रोत। क्या है बच्चों? विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या है बच्चों? विद्युत ऊर्जा के क्या है? स्रोत हैं। क्या बच्चों? विद्युत ऊर्जा के क्या है? स्रोत हैं। विद्युत ऊर्जा के स्रोत को हम देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो समझते हैं विद्युत ऊर्जा के स्रोत। तो प्रकाश विद्युत सेल, पहला क्या है बच्चों? प्रकाश विद्युत सेल। क्या है बच्चों? प्रकाश विद्युत सेल। कुछ ऐसे पदार्थ जैसे सीजियम, पोटेशियम, जस्ता इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिन पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो इनके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस प्रकार प्रकाश विद्युत ऊंचे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस युक्ति को प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। इस युक्ति को क्या कहते हैं फिर बच्चों? प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। अब समझते हैं विद्युत प्रतिरोध। जो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था फिर बच्चों? अभी हमने पढ़ा है कि बी अनुक्रमानुपाती क्या होता है? आई होता है। अनुक्रमानुपाती जब हटेगा तो इसके स्थान पर एक नियतांक आएगा आर। आर क्या है? आर आपका प्रतिरोध है। तो अगर इसको हम निकालें तो बी आर ये है, ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, अर्थात बी अपान आई बराबर क्या हो जाएगा? आर। आर हमारा क्या है? प्रतिरोध है। तो यही विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा और इसका सूत्र समझने वाले हैं। देखिए, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। जैसे बी है, बी अपान आई। आर बराबर क्या होता है? बी अपान आई, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है। तो आर बराबर क्या होता है फिर? बी अपान आई होता है। तो देखिए, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आप इस सटीक भाषा में लिख सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात जो होता है अनुपात चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट, आर बराबर होता है फिर बच्चों बी अपान आई। आर बराबर क्या होता है फिर बच्चों? बी अपान आई। इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है फिर बच्चों? वोल्ट। और इसका मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो आप वोल्ट बटे एम्पियर कहिए, वोल्ट प्रति एम्पियर कहिए, या फिर बच्चों आप कह सकते हो ओम होता है। और इससे ओम लिखते हैं बहुत सारे लोग, ओम ही लिखा जाता है, दोनों सही है। अब आगे बात करते हैं फिर बच्चों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ,
विद्युत प्रतिरोध की चालक के आकार व पदार्थ पर निर्भरता, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोध क्या है? आर है। इसका जो चालक है वो चालक का आकार व पदार्थ पर निर्भरता क्या है, इसको हम समझने वाले एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर निर्भर करता है प्यारे बच्चों? भैया चालक में प्रतिरोध है कि नहीं है, कैसे आएगा कैसे जाएगा, तो इन सभी बातों पर निर्भर करता है। यदि चालक की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता, प्रतिरोध हमारा आर है ही, किसके अनुक्रमानुपाती होता? लंबाई के। इसको हमने माना समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिए लंबाई के प्रतिरोध जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको माना समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा फिर बच्चों, यह चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है फिर बच्चों? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि सीधे कोई चीज यहाँ पर लिखी हो, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। जैसे अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जैसे हमने लिख दिया बी लिख दिया, तो ये अनुक्रमानुपाती है, लेकिन इसके बटे में एक है, तो ये आपका अनुक्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्ट दीजिए, मतलब एक ऊपर चला जाएगा बी नीचे चलाएगा, तो ये हो जाएगा 1/b। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तो जैसे कि यहाँ पर आर ये अनुक्रमानुपाती है, सॉरी हाँ सही है, ये आपका अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन पूछा कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एक ऊपर चला जाए आर नीचे आएगा। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। क्या आ गया बच्चों? समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। तो ये देखिए समीकरण नंबर 1 जो हमने बताया, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करिए, अतः आर अनुक्रमानुपाती L/A हो जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे भैया, यहाँ पर देखिए आर अनुक्रमानुपाती L है और आर अनुक्रमानुपाती L/A है। सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, 1/A है, तो आर जुड़ेगा कांस्टेंट है, हो जाएगा। ये भी आपका हो गया। और ये L/A क्या हो गया? A हो गया। L/A क्या हो गया बच्चों? A हो गया। आर अनुक्रमानुपाती क्या हो गया? L/A। ये है जो हमने बताया। और देखिए आर अनुक्रमानुपाती L है, आर अनुक्रमानुपाती उतना है, और आर अनुक्रमानुपाती L गुणे 1/A है, तो आर बराबर रो इंटू L/A। ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है। ज्यादा सूत्र आपका यही पूछेगा, इसी पर आपको सूत्र निकल लेते हैं, क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तो हूँ ही, पूरा आपको न्यूमेरिकल की सीरीज चलेगी, पूरा लास्ट तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों को चैनल पर बने रहना है। फिर चैनल पर क्या करना है? बने रहना है। देखिए जहां P एक नियतांक है, फिर बच्चों जहां P एक क्या है? P एक का नियतांक है, जिसे चालक के प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सॉरी P नहीं है, यहाँ पर रो है। क्या है? रो है, रो पे बच्चों क्या है? रो 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 ना बाबू। इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? रो बराबर R इंटू A/L, जहाँ L जो है 1 मीटर और A 1 मीटर, तो P रो बराबर R हो जाएगा। देखिए समझिए, अब पूछ ले आपको विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। क्या पे जब पूछ ले कि विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध आप कैसे निकालेंगे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बड़ा करके आप लोगों को समझाता हूँ। रो बराबर क्या पे बच्चों? R इंटू A/L है। अगर यहाँ पर मैं R बराबर, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं R बराबर 1 कर लूँ, A बराबर 1 कर लूँ, L बराबर 1 कर लूँ, तीनों का मान क्या कर लूँ? 1 कर लूँ, तो रो बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों? R हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपको R का मान 1 नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, क्या निकालना है हमें? रो का मान R, राइट, रो का मान नहीं करना है फिर बच्चों। यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे है रो बराबर है R इंटू A/L, ये फिर बच्चों A का मान 1 कर दें, L का मान 1 कर दें, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। रो बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो ये इधर से इसका परिभाषा बन गया कि क्या बन गया फिर बच्चों? क्या बन गया? क्या बन गया? देखते हैं, देखते हैं बच्चों। लिखा यदि एकांक लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। दो परिभाषा हमने आपको बता दिया। इसका मात्रक की बात की जाए, इसका मात्रक ओम गुणे मीटर स्क्वायर प्रति मीटर होता है।
मीटर स्क्वायर यानी ओम इंटू मीटर होता है, ओम इंटू मीटर। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। प्यारे बच्चों क्या बात करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। क्या प्यारे बच्चों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ लेते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसी सेल के अंदर भरे हुए घोल द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या अवरोध को उसका आंतरिक प्रतिरोध यन कहते हैं। यदि विद्युत वाहक बल से बने हुआ बाह्य प्रतिरोध का प्रतिरोध R तथा आंतरिक प्रतिरोध R हो तो सेल द्वारा प्रवाहित धारा I बराबर E अपान R प्लस R होता है। फिर इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज है नहीं, क्योंकि ये पूछता भी नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये है। तो आप इंपॉर्टेंट को पकड़िए, इंपॉर्टेंट को पकड़िए। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। जितने भी बोर्ड परीक्षा हुई हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा गया। प्रतिरोधों का संयोजन, अगर इसका परिभाषा नहीं पूछता फिर बच्चों तो यहाँ पर पूछ लेता है न्यूमेरिकल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है फिर बच्चों, न्यूमेरिकल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है फिर बच्चों, न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि समांतर क्रम संयोजन पे आप प्रतिरोध निकालिए, तुल्य प्रतिरोध निकालिए, श्रेणीक्रम संयोजन पर तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो इस प्रकार आपका न्यूमेरिकल पूछ लेगा अगर परिभाषा नहीं आएगा। तो दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में चलकर समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। पर बच्चों बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते चलिए बच्चों, करते चलिए। आप सभी लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। इतना मेहनत करते हैं, रात को 12-12 बजे वीडियो शूट करते हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहले दो क्रम होते हैं प्रतिरोधों के संयोजन में। कितने क्रम होते हैं बच्चों, दो क्रम होते हैं। समांतर क्रम एक होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। क्या होता है बच्चों, एक समांतर क्रम होता है, समांतर मिस होता है, श्रेणी मिस होता है। श्रेणी मतलब जैसे 1 प्लस 1, ये प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कर लीजिए। श्रेणी क्रम मतलब 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 अपान 3, ये आपका समांतर क्रम है। भाई मैं ऐसे डेमो बता रहा हूँ, आगे तो आपको डिटेल में मिलेगा ही। तो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम क्या है, श्रेणी क्रम क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम को, फिर पढ़ेंगे समांतर क्रम को। तो श्रेणी क्रम संयोजन, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक परिपथ का पहला सिरा पूर्व से जुड़े प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। यानी देखिए पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जुड़ा होता है। देखिए आप देखिए मैं दूसरी परिभाषा बताता हूँ, लिखिए अपनी कॉपी में, लिखिए जल्दी से नोट कीजिए कि इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। फिर से सुनिए, इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक फिगर हुआ, फिगर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक फिगर है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? फिगर है कि नहीं है? जरूर है। अब जैसे यहाँ पर देखिए प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R2 है, प्रतिरोध R3 है। यहाँ पर एक बैटरी लगाया गया है, ये आपका कुंजी है, ये आपका विभवांतर V3 है, V2 और V1 है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये पहला प्रतिरोध है। फिर बच्चों तो देखिए पहले प्रतिरोध में क्या हो रहा है, पहले प्रतिरोध का ये क्या दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। अरे भाई इधर का सिरा पहला हो गया, इधर का सिरा दूसरा हो गया, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा। ये दूसरा प्रतिरोध है तो दूसरे प्रतिरोध का क्या है, पहला है दूसरा है, तो दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो ये आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार इसमें जुड़े, ये आपका पहला मान लिया, दूसरा मान लिया, तो पहले प्रतिरोध का क्या जुड़ा, दूसरा सिरा जुड़ा है, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा, इसी प्रकार जुड़े रहते हैं। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा इसमें प्रवाहित धारा I है, जो कि हमने बताया। देखिए श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग हो सकते हैं, प्रतिरोध अलग हो सकता है, लेकिन धारा का मान सेम रहता है। धारा का मान सभी में उतना ही जाएगा। अभी जब आप आगे आएंगे समांतर क्रम में, तो उसमें विभवांतर का मान अलग अलग भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बात करते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या पढ़ा हमने प्यारे बच्चों, B बराबर IR होता है। ओम का नियम हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों,
कि B बराबर आई आर होता है। ओम का नियम क्या होता है, फिर भी जब B बराबर आई आर होता है तो B1 निकाल दे तो धारा समान रहता तो I रहेगा और R1 हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। B2 निकालेंगे फिर बच्चों तो धारा समान रहेगा लेकिन ये R2 हो जाएगा। विभवांतर निकाले तो B3 हो जाएगा, I वही रहेगा, ये आपका R3 हो जाएगा। 3 समीकरण मिल गए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 इस प्रकार हो गए। अब हम जानते हैं विभवांतर, क्या फिर बच्चों विभवांतर। विभवांतर B बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा। अब B1 का मान हमने निकाला था IR1, IR2, IR3, तो इसमें हम तीनों का मान रख देंगे। जब तीनों का मान रखेंगे फिर बच्चों देखिए B बराबर तीनों का मान रखेंगे तो I जो है कांस्टेंट आएगा, इसमें बचेगा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ये गुणे में इधर आ जाएगा B अपान I बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा ना फिर बच्चों, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ देखिए मैं समझा देता हूँ। एक सेकंड फिर बच्चों, एक सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं समझाते चलता हूँ, इसमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखिए B बराबर आई आर, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा। अब B1 B2 B3 का मान B बराबर तुल्य विभवांतर होता है B1 प्लस B2 प्लस B3, तीनों को हमने लिख दिया। अब देखिए I इसमें I क्या हो गया, कॉमन हो गया, बचा कि R1 R2 R3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ इधर देखिए ये I गुणे में है तो इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये बचा कि R1 प्लस R2 R3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। तो हम इसके स्थान पर क्या रख देंगे, B अपान I बराबर क्या रख देंगे, R का रख देंगे। तो यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तो R बराबर क्या हो जाएगा, B अपान I हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध अतः R बराबर R1 प्लस R2 R प्लस R3, इस प्रकार लिखेंगे पर बच्चों पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे पर बच्चों, एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता, ये मेरी 100% की गारंटी पर बच्चों। लेकिन जब आप इस तरह लिखेंगे पर बच्चों, जब आप इस तरह लिखेंगे तब कोई नंबर नहीं काट सकता पर बच्चों, वरना आपके नंबर तो कट ही जाएंगे पर बच्चों। क्या होगा, आपके नंबर कट जाएंगे पर बच्चों। अगर आपने इस तरह नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे और आप एक भी नंबर नहीं पाएंगे। तो आप इसी तरह लिखिएगा एकदम सटीक तरीके से। अगला है बच्चों समांतर क्रम संयोजन। क्या है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन। क्या है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन। क्या है, समांतर क्रम संयोजन, सॉरी यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा परिपथ के किसी एक निश्चित बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा छोटा करके दिखा दे रहा हूं। जैसे देखिए अब क्या बोला है कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध ये आपका R1 R2 R3 है, ठीक। तो प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, ये आपका पहला सिरा किसी बिंदु से जुड़ा है। तो पहला सिरा परिपथ में किसी एक निश्चित बिंदु से जुड़ा है ना, और बिंदु से जुड़ा, तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। ये भी आपका बिंदु 1 है, ये आपका बिंदु 1 है, बिंदु 2 है। ये जो आपका प्रतिरोध है ये पहले सिरे से, ये दूसरे सिरे से, ये भी प्रतिरोध पहले सिरे से दूसरे सिरे से, ये भी प्रतिरोध पहले सिरे से और दूसरे सिरे से, इस प्रकार जुड़ा है। तो आपको परिभाषा समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं प्रतिरोध, यहाँ पर क्या लिखा, R1 लिखा, R2 लिखा, R3 लिखा, 3 प्रतिरोध लगे हैं बच्चों। 3 प्रतिरोध किसमें लगे हैं, समांतर क्रम से जुड़े हैं, जिनमें प्रवाहित धारा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, सॉरी यहाँ पर मैंने वोल्ट बता दिया था, विभवांतर अलग रहेगा, नहीं उसमें धारा समान रहेगा, इसमें धारा अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ पर I1 बह सकता है, इसमें I2 बह सकता है, इसमें I3 बह रहा। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में देखिए MCQ में आता है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है कि नहीं, तो समान रहता है। और पूछ ले श्रेणी क्रम समांतर क्रम में धारा का मान समान रहता है नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, समान नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, धारा इतना, अतः प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर B समान है। B अपान I बराबर होता है R, तो I बराबर हो जाएगा B अपान R, I1 हो जाएगा B अपान R1 हो जाएगा, I2 बराबर B अपान R2 हो जाएगा, I3 बराबर हो जाएगा B अपान R3 हो जाएगा। फिर बच्चों पहले मैंने बोल दिया था विभवांतर समान, सॉरी यहाँ पर जो है धारा अलग अलग रहता है, विभवांतर समान रहता है। ये आपको फिगर डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 तुल्य धारा हो जाएगा। तो I बराबर हो क्या हो जाएगा, B अपान B समान है R1 हो जाएगा, सॉरी I1 हो जाएगा। I2 निकालेंगे तो B हो जाएगा, R2 का मान R2 हो जाएगा। I3 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए निकाला हुआ, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर है, ठीक, ये हो गया। तो I1 का मान B अपान R1, I2 का मान B अपान R2, इसका मान B अपान R3,
अब सभी में देखिए क्या है, बी कॉमन है तो बी हमने कॉमन ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। B/R बराबर हो जाएगा, बी कॉमन है, ये आपका तीनों है। अब 1 देखिए B/R को हम क्या लिख सकते हैं, B/R को हम क्या लिख सकते हैं फिर बच्चों, बी देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए बी से बी क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। तो यही आपका क्या फिर बच्चों, श्रेणी का समांतर क्रम, यही आपका समांतर क्रम संयोजन है फिर बच्चों, ये रहा। अब आगे बात करते हैं विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति। विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति यानी पी, सामर्थ्य को लिखते हैं पी से फिर बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर बच्चों, देखिएगा विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। परिभाषा बनाना हो कैसे बनाएंगे, P बराबर होता है फिर बच्चों, P बराबर होता है W/T। P बराबर क्या होता है फिर बच्चों, W/T। अगर हम T का मान 1 कर दे तो P बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, W। T का मान हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो आप कह सकते हैं ना, किसी परिपथ में एकांक आवेश को की गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। एकांक समय में की गई ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। या किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर यानी खर्च होने की दर को, व्यय में होता है खर्च होने की दर को, विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर जो होते हैं बच्चों, फार्मूले अलग अलग होते हैं, फार्मूले बहुत सारे होते हैं। फार्मूले पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको फार्मूला नहीं याद है तो गया। P बराबर W/T, इसका मात्रक वाट होता है, P का मात्रक वाट होता है। P बराबर B/IT हो जाएगा, P बराबर I²RT हो जाएगा, P बराबर B²T/RT हो जाएगा। इस प्रकार कई फार्मूले बन रहे हैं बच्चों। कितने फार्मूले, टोटल 4 फार्मूला। अब बोलेंगे आया कैसे, आया कैसे प्यारे बच्चों, आया कैसे। तो प्यारे बच्चों W बराबर होता है W बराबर होता है BIT होता है। तो W के स्थान पर हमने लिख दिया BIT लिख दिया, तो ये P का मान प्राप्त हुआ। दूसरा फार्मूला P बराबर P बराबर होता है I²RT। P बराबर क्या होता है फिर बच्चों, P बराबर होता है I²RT। अब ये कहाँ से आया, तो B बराबर क्या होता है फिर बच्चों, IR होता है। अब पहले से क्या है, पहले से IT है तो I का गुणा होगा तो I²RT हो जाएगा। तो ये चीजें लिखी हुई I²RT होता है, ठीक। तो उसके बाद में इस प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं। वैसे है तीनों चारों लगभग में सेम है। तो आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं अगला फार्मूला होता है P बराबर B/I। P बराबर क्या होता है फिर बच्चों, B/I होता है। P बराबर क्या होता है फिर बच्चों, P बराबर होता है B/I। P बराबर होता है फिर बच्चों B/I। P बराबर क्या होता है फिर बच्चों, P बराबर होता है B/I। P बराबर क्या होता है फिर बच्चों, B/I। P बराबर क्या होता है, B/I। तो देखिए P बराबर होता है B/I यानी I²R हो जाएगा या B²/R हो जाएगा। कई फार्मूले, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए फिर बच्चों। फार्मूला आपको क्या होना चाहिए फिर बच्चों, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए विद्युत ऊर्जा की माप। विद्युत ऊर्जा की माप हम कैसे करते हैं फिर बच्चों, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो कि किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, समझा दिया हूँ। यदि किसी परिपथ में 20 वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पियर की धारा T घंटे तक प्रवाहित हो, तब परिपथ में व्यय हुई ऊर्जा विद्युत शक्ति इंटू समय हो जाएगा। विद्युत शक्ति को P इंटू I से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा BI/1000 किलोवाट इंटू T घंटे, BIT/1000 किलोवाट घंटे हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटे में यूनिटों की संख्या, तो वोल्ट गुणे एम्पियर इंटू घंटे 1/1000 हो जाएगा, या वाट इंटू घंटा बटे 1000 हो जाएगा। ये आपका खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इसलिए मैं जल्दी से पढ़ा दे रहा हूँ। किलोवाट घंटा तथा 1 जूल में संबंध, तो 1 किलो घंटा बराबर 1000 वाट इंटू 1 घंटा, तो 1000 जूल इंटू 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होते हैं।
किलोवाट घंटा क्या होता है? तो व्यापारिक कार्यों में तथा मकानों में व्यय होने वाली बिजली का मूल्य विद्युत ऊर्जा के आधार पर निकाला जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। व्यवहारिक दृष्टि से विद्युत छोटा पड़ता है, अतः विद्युत ऊर्जा की का मूल्य निकालने के लिए जूल के स्थान पर एक ऊर्जा का विशेष मात्रक प्रचलित है, जिसे 1 किलोवाट घंटा अर्थात बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन कहते हैं। साधारण बोलचाल में इसे केवल यूनिट कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? पूरा पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में दिया। अगर आप लोग मुझसे पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो 49 रुपये में मिल रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।